प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जलसे की इजाज़त चाही थी और मांगी थी जनाब पीटीआई ने कराची में, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा कि जी दहशत गर्दी का ख़तरात मौजूद हैं, इसलिए इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिस पर पीटीआई वाले बड़े बरहम हुए हैं। सर, इजाज़त ज़ाहिर है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दुरुस्त फैसला इंतज़ामिया का? यार टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में इजाज़त देनी चाहिए, इतना नहीं डरना चाहिए। ये जो डर और खौफ है ना, सबसे पहले इंतज़ामिया को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो भी सुन रहे हैं उनको इस खौफ से लड़ना पड़ेगा। इस खौफ से लड़ेंगे ही तो शिकस्त देंगे इस खौफ को। इंतज़ामिया कौन है सिंध में? कमिश्नर शहजाद फजल अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने जवाब जमा कराया है। वो कह रहे हैं कि जी शहर में जलसे की इजाज़त न देने का फैसला ये है कि जनाब चूँकि सिक्योरिटी इदारों ने ज़िलाई इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया। कमिश्नर कराची, आपको पता लग गया? अभी तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर खामोश जाइएगा। जिस तरह के मैं खामोश रहता हूँ ना आपके बोलते हुए, पाकिस्तान जब मैं बोलूंगा ना तो भाई फिर आपको बोलने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फ्री में इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैंने जो सवाल मुझसे किया ना, या फिर आप बोले मुझसे सवाल ही नहीं करें, आपसे ही कर लिया करें। देखिए, ये इसी तरह की धमकी इमरान खान देता है, इसी तरीके का रवैया है कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो ये हो जाएगा। इनको मेरा जवाब बुरा लग रहा है अगर मैं ये कहता ये इमरान खान का जो लबो लहजा ना, इस मुल्क का मसला है। दुरुस्त है आपकी, लेकिन चूंकि इसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि जी खतरात मौजूद हैं। देखिए, खतरा तो जिस तरह के आजकल के हालात हैं, जिस तरह की थ्रेड्स हैं, खतरा तो हर वक्त मौजूद होते हैं। और पहले तो इजाज़त नहीं मांगी जाती थी, पॉलिटिकल पार्टी जस्ट इन्फॉर्म करती थी, क्योंकि उनका जमहूरी हक है कि हम फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह जलसा करेंगे। सिक्योरिटी फराहम करना इंतज़ामी की जिम्मेदारी होती है, वो उनका काम होता है, वो फुल इंतज़ाम करे। एक तो ये बात है। लेकिन मैं जो पॉलिटिकल बात कर रहा था वो एक पॉलिटिकल बात थी, इन चीज़ों से हटके कि इमरान खान का या पीटीआई का खौफ से निकालें दिल से, आप उनका मुकाबला करें और उनको मुकाबला करके ही करते हैं। एक जलसा वो करे, उसके बाद अगला जलसा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करे, तीसरी करे, अपनी स्ट्रेंथ शो करे। अगर इस तरह डर के किसी एक पर पाबंदी लगाते रहेंगे तो वो डे बाय डे मशहूर होता जाएगा, लोग मजलूम के साथ होते हैं। यही वजह है कि आज इतना बड़ा उसको वो बना दिया गया है, और वो इसलिए थ्रेड है कि एक अगर आप किसी को मुसलसल रोक के रखें तो ये गलत है। जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टी को अगर जलसे की इजाज़त है तो उनको भी होनी चाहिए, अगर दूसरी पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं है तो उनको भी नहीं होनी चाहिए। अभी समझते हैं जवाब इनको पसंद आए नहीं आए, इनकी मर्जी हुई। आपको भी लगता है? देखिए, मैं आज़ादी इजहार की हमेशा हिमायत करता हूँ। आज़ादी इजहार बिल्कुल, खतरात अगर मौजूद हों, इदारे कह रहे हैं तो फिर देखिए, अब जलसे जो है ना, जलसे वो डाइवर्ट हो गए हैं। जलसे इस बात का फैसला करते हैं हमारे मोबाइल्स। अगर ये एक खबर या एक बयान आता है, वो लम्हों के अंदर कोई लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। अब प्लेटफॉर्म्स ये हैं, यहाँ पर जलसा होता है, यहाँ पर 2-2 लाख 3-3 लाख लोग एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे होते हैं। देखिए, जलसों का सिर्फ एक पावर शो होता है कि यहाँ पर कितने लोग आए, जो आमतौर पर अब एक रह गया कि हाँ भाई एक अपनी प्रेजेंस फिजिकली हम जाहिर कर देते हैं कि जनाब दिया है। लेकिन अगर आप पैगाम पहुंचाने की बात करते हैं तो पैगाम पहुंचाने का सबसे बड़ा जलसा अब ये है। और सोशल मीडिया में भी आप अगर ट्विटर को बंद कर दें तो फिर कहते हैं कि देखिए ये क्या कर दिया। आप किसी चीज़ को रोक कर कभी भी किसी बयानिए को दबा नहीं सकते हैं। अब रास्ते निकाल लेते हैं। पानी को बहना है, हर सूरत में बहना है। अगर आप पानी को जितना रोकेंगे वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ज़रूर निकालेगा। ये एक नेचर है, एक मतलब आप कुदरत के कानून को तब्दील नहीं कर सकते। अब जब कुदरत उस तरीके से कादिर है तो बिल्कुल उसी तरीके से आप बयान किसी का या बयानिए को आप रोक नहीं सकते। आपने वहाँ से रोकेंगे, सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे, दूसरे तरीके से आ जाएगा। कहने का मकसद से भी है कि देखिए, आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। सिक्योरिटी फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध का ज़ाहिर है अगर सिंध हुकूमत चाहे तो सिक्योरिटी फराहम कर सकती है। जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर ये बात हुई कि इस्लामाबाद ने जो हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है उन्हें, वो थोड़ा इस्लामाबाद से बाहर दिए उनको, उनके लिए कुछ शराइत आयत कर दी। इस तरह की कोई बात यहाँ भी हो सकती थी, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, एक कारोबारी हवाले से, खासतौर मईशत के हवाले से हम बार बार गुफ्तगू इसलिए भी करते हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी गुज़िश्ता 5 सालों में मईशत जो है बड़ी ज़बोहाली का शिकार रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दी है और इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान को तरक्याती अहदाफ के असूल में मदद मिलेगी। और साथ साथ यही बताऊँ आपको कि वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने शरह सूद में कमी का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया है। सर, इन दोनों खबरों को अगर हम मिला लें
एक तो शरह सूद में कमी से क्या फ़ायदा होगा मुल्क को, और दूसरा ये तरक्याती बैंक ने जो एशियाई तरक्याती बैंक ने $25 करोड़ की मंजूरी दी है और ताकि ये अहदाफ है पाकिस्तान वो हासिल कर सके, किस हद तक कारगर होगा ये? देखिए, दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है, और एक बहुत बैड टाइम से पाकिस्तान गुजर गया। अब हम देखते हैं गरीबों के लिए भी आसानियाँ हो रही हैं और मुल्क के लिए भी आसानियाँ हो रही हैं। अब प्याज लेने सस्ती है, टमाटर 100 रुपये किलो, आटा सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, हर चीज़ सस्ती हो रही है। एक ग्राफ अब अच्छाई की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ देखें, बाहर के बैंक से फंड मिलना ये एक पॉजिटिव वो होता है, क्योंकि अब आप IMF के सामने भी खड़े हैं तो ये नहीं होगा कि एक ही डोनर है, और भी हो रहे हैं खातों से तरक्याती कामों के लिए, क्योंकि बजट अब आने वाला है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होगा। दूसरा, शरह सूद में बहुत बहुत ज़रूरी है कमी हो, इससे आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। इस वक्त जितना शरह सूद है 22% पे लेके, फिर बैंक भी अपना 1-2% लगाता है, 25%। कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो बैंक को 25% देके खुद अपने पास 5-10% का कारोबार कर सके, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये ग्रेजुअली कम होनी चाहिए और हर 3-6 महीने बाद कम होनी चाहिए। इसको लेकर आए हैं 15 तक, तो वो आपको, आपकी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी अपनी चीज़ें बनाने में आसानी होगी। ये बहुत और देखिए, बैंक में पैसा रख के खाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता। तो बैंक से पैसा कब लैंड होगा? जब उसकी शरह सूद कम होगी, तो बिजनेसमैन उससे लेगा भी, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। शरह सूद में तो इस एक तरीके से जमूत का शिकार होगी, 22% पर, और जमूत टूटेगा इससे। अब क्या कहेंगे साहब, $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी एशियाई तरक्याती बैंक ने दी है और शरह सूद में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया है वज़ीर ख़जाना ने, तो दोनों खबरें खुशाइंद हैं। पहली खबर तो यह है कि कशकोल लिए हाथ में हर घर साइल हो गया, अब उतारो मूसा के मनोसलवा है। तो मतलब बात यह है कि यहाँ पर आपने हर घर को साइल बना दिया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि एशियाई तरक्याती बैंक 25 करोड़ की एक इमदाद दे और उस पर भी हम फ़ख्र बयान करें कि वाह वाह इतनी, मतलब कोई मांगे, कर्ज भी मांगे तो कोई बहुत बड़ा मांगे ना। मतलब आप $25 करोड़, सही है, मतलब आप क्या उसे समझ रहे हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को मजबूत माशी तौर पर मजबूत होने के लिए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। हमें जब तक हम ये हर घर को जो हमने फ़कीर बना दिया है, कशकोल लिए हर घर अब साइल हो चुका है, और हम ये दुआ करते हैं कि कहीं से मूसा के मनोसलवा उतरे, ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अब हमें एक जामे और एक, तो मेरे भाई को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क अमेरिका है, जापान ने भी कर्जे लिए हुए हैं, यूरोप के आधे मुल्क कर्जों पे चल रहे हैं, वहाँ पे कोई आप जैसा करने वाला नहीं है, वहाँ पर फिर कर्जे लेकर काम किया जाता है, वहाँ पर फीकस आमदन भी बढ़ती है ना। वहाँ आप अगर कशकोल लिए खड़े हैं तो क्या उनके लोगों को चीजें महंगी मिल रही है? वहाँ पर फीकस आमदन क्या है? फीकस आमदन को तो देखें, आप मुल्कों से 70 साल जमहूरियत मजबूत है, आप बात कर रहे हैं, आप चीन को क्या बात कर रहे हैं? चीन 1.25 अरब की आबादी 1948 में आजाद होता है, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बोलिए, कहिए ना उसको। चीन 1948 में वजूद में आया, वजूद नहीं कह रहा, आप वजूद नहीं कह रहा। इस तरह आप कहें कि सिंध की तहजीब जो है वो आज से 5000 साल पुरानी है, ये बात नहीं। देखिए, जो निजाम वहां तब्दील होकर आया वो 1948 में आया ना, वो आज कहां पर मौजूद है? आप वहीं पर मौजूद है। वहां इनकलाब भी तो आया। देखिए, वहां इनकलाब आया तो हमारे यहाँ पे भी तो इनकलाब, हमारे यहाँ तो इनकलाब हर रोज आते हैं ना, हर रोज। इनकलाब का दावा एक लीडर ने किया था, उसकी बड़ी अहम खबर है। उन्होंने दावा ये किया था कि जनाब इनकलाब भी लाऊंगा, रियासत मदीना ही बनाऊंगा, और उनके बारे में फिर तरह तरह की बातें सामने। इनके एक और दोस्त हैं, मारूफ अदाकार हैं बहरोज सब्जवारी साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की और वहाँ उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जो जिसके बारे में कही उनके तमाम दोस्त, और वो खुद ये कहते हैं कि जनाब मैं सही है, यूरोप में बहुत वक्त मैंने गुजारा, लेकिन मैंने कभी भी ज़ाहिर शराब हराम इस्लाम में ममानियत है, मैंने कभी हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा बहरोज सब्जवारी ने कि जी कोकेन का इनको कहा जाता है बदनाम करने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं 24 साल मैंने उनके साथ काम किया है, हमारे साथ बैठ के उन्होंने पी है, 1 गिलास से ज़्यादा वो नहीं पीते हमारे साथ। सर ये तारीफ़ की उन्होंने, ये फंसवा दिया है उनको, दोस्त हैं लेकिन उनके वो यार, ये तो सबको पता है, ना सिर्फ उनके दोस्त हैं, दोस्त कहीं आगे जाके हैं, उनका बस नहीं चलता दिन में जब तक उनका नाम 4-5 दफ़ा नहीं लें
तो उनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन ये ऐसे लोग नादान दोस्त होते हैं, इस जैसे नादान दोस्त से तो दाना दुश्मन बेहतर होता है। सच बोलते हैं तो नादान लगते हैं, सच बोला कि शराबी है वो इमरान खान तो आपको बुरा लग रहा है, और आपको बीच में बोलने का बहुत शौक है। मतलब मेरे भाई शराबी थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, ये आप जो है ना वो इमरान डू वाले काम नहीं करा करें, बर्दाश्त करा करें। सच बोला ना, बर्दाश्त का मादा सच बोला ना, सच बोला कि भाई वो शराब पीता, आपको बुरा लग रहा है कि उसने सच ही बोल दिया। अच्छा, उन्होंने अपना सवाल क्या था वो तो सुन लेते ना, कि उन्होंने अच्छा किया क्या बुरा किया। तो अपने दोस्त की, उन्होंने अपनी दानिश में अपने दोस्त की तारीफ की है कि ये झूठ है कि वो पता नहीं कितनी पीते हैं, उनका एक गिलास शराब तो पीते ना, खुद भी पीते हैं, अपना मान लिया उन्होंने। तो है ना, मतलब इमरान खान का वो एक बंदा गवाही दे रहा है कि वो शराब पीना, और वो फिर रियासत मदीना और इस तरह के दावे। सर इनकलाब की बात हो रही थी। अच्छा ये नहीं, फिर बहुत सारे लोग सुने सोशल मीडिया पर, सर सोशल मीडिया पर फिर बहुत सारे लोगों ने, फिर पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब सारे सियासतदान पीते हैं। इस पर भी एग्री करते हैं आप? मैं एग्री नहीं करता इस पे। मैं बहुत सारे सियासतदानों को जानता हूँ जो नहीं पीते, इस बात को छोड़ दे। और ये ना हो कि कल फिर परसों आप कहें कि एक एक गिलास ही वो फलां आधा पीता था। मैं भरोसेबाजी नहीं मैं किसी का नादान दोस्त हूँ, दाना दुश्मन जरूर हूँ बहुत सारों का, लेकिन इस किस्म की बात नहीं की जाती, ये बात करने की नहीं होती। खासतौर से एक ऐसा आदमी जो सोशल हो, जिसको पब्लिक फॉलो करती हो, उसको इस किस्म की बातों से गुरेज करना चाहिए। भुट्टो साहब के मुतालिक मशहूर हुआ कि जनाब वो शराब पीते हैं, और वो क्योंकि अक्सर वो बोतल जलसे में पिया करते थे, उन्हें पानी की बोतल पिया करते थे, तो लोग कहते थे इसमें शराब है। इसमें भुट्टो साहब का बड़ा मशहूर वाक़या। तो भुट्टो साहब मोची लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे थे, और वो बार बार ये प्रोपेगेंडा हो रहा था भुट्टो के मुतालिक कि ये सेकुलर है, ये शराब पीता है वगैरह वगैरह, सब भुट्टो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया करते थे। तो भुट्टो साहब जलसा गाह में खड़े हुए, अब स्टेज पर ये वाक़या मुझे सुनाया था, हमारे बड़े मशहूर बड़े मारूफ सहाफ़ी होते थे, उन्होंने सुनाया था, बड़ा शो भी करते रहे टीवी पर कॉलम निगार के नाम से। तो उन्होंने मुझे सुनाया कि यार हम सब बैठे हुए थे वहाँ लाहौर में, और उन्होंने तकरीर शुरू की, और उन्होंने कहा कि अतहर अब्बास साहब की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जनाब, भुट्टो ने तकरीर शुरू की। अब उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं कि भुट्टो पीता है, हाँ भुट्टो पीता है, उन्होंने बड़े जज्बात में कहा। अब लोग जितने स्टेज पर मौजूद थे सबने कहा यार ये भुट्टो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ भुट्टो पीता है, लेकिन भुट्टो किसी का खून नहीं पीता है। और उसके बाद मजमे ने नारे लगाए कि भुट्टो जियो हज़ारों साल, भुट्टो पियो हज़ारों साल। ये बड़ा मशहूर वाक़या कि जब भुट्टो ने उस जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था या कुछ भी मामला था, उसको उन्होंने पॉलिटिकली किस तरीके से उसको वो किया, सही, ये बड़ा एक अहम। और उस वक्त लोगों ने नारे लगाए, अगले दिन अखबारात में सुर्खियाँ लगी। ये मुझे अतहर अब्बास साहब ने पूरा वाक़या सुनाया था कि हम अच्छा ये इस बात पे भी मुत्तफिक हैं, जिस तरह नवाज़ साहब ने कहा, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ सियासतदानों को जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व कम से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। देखिए हम हर एक को एक छड़ी से नहीं कर सकते ना, तब बिल्कुल शराब की बात पर एक ही सफ में आप दोनों खड़े हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ देखिए हम हर सियासतदान को हमने बदनाम किया हुआ है। अच्छा फिर सियासतदान ही क्यों, ये बात भी तो है ना कि पीने की बात आप कर रहे हैं, सियासतदान ही क्यों, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्टर्स, आम लोग भी पीते हैं, ये क्या मतलब जो कि नहीं होना चाहिए। जो हमने एडिक्ट सीखे हैं, जो एडिकेट हमें सिखाए गए हैं सियासत में, जो हम जिस तरह की तालिब इल्म ज़माने करते थे, उसमें ज़ाती सियासत पे तनकीद करना हमें नहीं सिखाया गया। हमें कहा गया किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मत झाँको, अपने गिरेवान में पहले झाँको। तो आप किसी की सियासी कारकर्दगी पर तनकीद का निशाना कर सकते हैं, बहुत कुछ है तनकीद करने के लिए इमरान खान के पास, मुर्गी, अंडे, अब मतलब इतना कुछ है कि आप करते करते ख़त्म नहीं होंगे। ये ज़ातियात से ना जाए तो बेहतर होता है, मेरा ये ख्याल है, मैंने ये सीखा है, ये बेहतर होता है। ज़ातियात पे ना जाएं, हमें हर एक को जो है ना वो एक कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए कि भाई सब लोग ही बुरे होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे सियासतदानों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी नज़रिए के लिए वक्फ की, ना उन्होंने कभी कोई नशा किया, ना कभी उन्होंने पैसे बनाए, ना कभी उनका नाम किसी करप्शन की लिस्ट में आता है। आज भी उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो इतने अच्छे हालात में नहीं है, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कहता हूँ बेरोज़गारी साहब ने, आप समझते हैं कि ये झूठ बोल दिया है, नादान दोस्त हैं, बात निकल गई, ठीक है अब बोल दिया, लेकिन अब उन्होंने इकरार कर दिया है तो अब मैं उस पर क्या कहूँ। अब इस तरह तो बहुत सारे इकरारनामे आ जाते हैं। वो तो इकरारनामा वसीम अकरम ने भी किया था कि वो एक खातून के साथ इमरान खान साहब के हवाले से, चलिए ज़ातियात वाली बात हो जाएगी। अच्छा कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है मुसलसल बेकाबू है, और गुज़िश्ता अगर हम सिर्फ 5 माह की बात कर लें तो 72 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनके बारे में कहा गया कि जी मज़ाहमत की है और
आईजी सिंध ने लेकिन एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि जी मकामी लोगों को पुलिस में होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से बात भी कर सकते हैं। गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया, गुज़िश्ता रोज़ सरीना मोबाइल मार्केट कराची का, और वहाँ एक यूट्यूबर टिकटॉकर थे, वो पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से कमेंट्स लेने के लिए वहाँ गए थे। तो उन्होंने गार्ड से कहा, तो उन्होंने उनको ज़ाहिर बात हुई और उसके बाद उन्होंने उनको गोली मार दी। सर, इस तरह के जो वाक़यात हैं, एक तो ये गार्ड्स जो रखती हैं सिक्योरिटी कंपनीज़, ये ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं नहीं होते, लाइसेंस किस तरह जारी हो जाते हैं इन कंपनीज़ को, क्या कहेंगे? ये अदम बर्दाश्त है, क्या चीज़ है ये एक तो सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बहुत बहुत ही दिल दुखाने वाला वाक़या है। एक नौजवान जो अपना काम कर रहा था, उसको इतनी सी बात पे गोली मार देना एक पागलपन का मुद्दा है। और मैंने इसकी तहकीक की, मुझे पता लगा 2 दिन पहले उस दुकानदार ने अपने दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे दुकानदारों को बोला था, अरे मुझसे असला ले लो, मेरा दिमाग आजकल ख़राब है, मैं किसी को गोली मार दूंगा। उसकी मेंटली जो सतह थी वो इस तरह तक गिर गई थी कि वो मारने मुड़ने की बात कर रहा था। अब उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, उसके घर के हालात क्या थे, वो एक उसको साइको पेशेंट था, उसको आपने गन थमा दी यार, और गन थमा दी और उसको छूट दे दी, किसको भी मारे, लाइसेंस टू किल। इस किस्म के ये सिक्योरिटी कंपनीज के जो गार्ड्स होते हैं ना, जब कोई डाकू गुजर रहा होता है तब तो उन पे उनसे चलती नहीं है, और इस किस्म के वाकयात होते हैं। सिक्योरिटी कंपनीज को रीचेक करना चाहिए, फौरन एक्शन होना चाहिए तमाम सिक्योरिटी कंपनी का, इनका ऐसे लोगों का लाइसेंस मनसूख करना चाहिए जो ना तजर्बेकार विदाउट ट्रेनिंग किसी को सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं और उसके हाथ में असला थमा देते हैं, लोगों की मौत थमा देते हैं। इस किस्म की चीज़ें बाहर मुल्कों में, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्कों में ये नहीं होता। वहाँ तो पुलिस के पास भी गन्स नहीं होती हैं, एक अलग स्क्वाड होता है ट्रेन, जब जरूरत होती है तो उसको कॉल किया जाता है। यहाँ तो हर सिक्योरिटी गार्ड के पास एक आपके पास घर है और वो खड़ा हुआ है, एक आदमी जा रहा है, उसने 6 गार्ड ढाटा बांध के पीछे बिठाए हुए हैं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, असले का उनके पास है नहीं, ये भरम भरम चीज़ें ये इस शहर में ख़त्म होनी चाहिए। एक आदमी का खून नाहक गया है, इसका ही आप इससे ही कुछ खुदा न खाता फ़ायदा उठा के अब ही इस पर कुछ एक्शन ले लें, और इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं इस पर भरपूर दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम सिक्योरिटी कंपनी का दोबारा से लाइसेंस मनसूख करके दोबारा से शुरू किया जाए, जो इस काबिल हो उनको किया जाए, वरना नहीं किया जाए। अब क्या कहेंगे मंत्री साहब, माशरे में बढ़ता ये अदम बर्दाश्त है, असले की नुमाइश भी है, और सिक्योरिटी कंपनीज इस तरह की गार्ड्स को भर्ती कर लेती हैं, ट्रेनिंग जिनकी नहीं है, फिर जिनका जहनी तवाज़ुन भी ज़ाहिर इससे लगता ये कि ख़राब था। और सरीना मोबाइल मार्केट का ये वाक़या, साद अहमद थे जिनको मार दिया, बेरोज़गार थे और ज़ाहिर दाल रोटी चलाने के लिए यूट्यूब पर और टिकटॉक पर इस तरह की वीडियोज़ बनाकर चाहते थे कि घर का दाल दली चल जाए। ये अंधुनाक वाक़या जो पेश आया, क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी ऐसे शख्स को नफ्सियाती करार देकर उस मुजरिम को जुर्म छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। वो कातिल है, वो कातिल है और वो कातिल है। मैं किसी भी ऐसे शख्स को कि जिसने कत्ल किया है उसको मैं कह दूँ ये तो नफ्सियाती था, इसने मार दिया, इसका मतलब है कि आप तो मुजरिम का साथ दे रहे हैं, जुर्म को साथ दे रहे हैं कि यार आप उसका कोई बहाना निकाल रहे हैं कि उसको कोई राह फरार मिल जाए। यहाँ पर मोबाइल ना देने पर मार दिया जाता है, यहाँ पर मोबाइल वीडियो बनाने पर मार दिया जाता है। वो कहा जाता है कि इस शहर का अलमिया ये हो चुका है कि तेरी जानिब बेनिगाहों का इशारा जाएगा, अहले शर को शर पसंदी पर उभारा जाएगा। आज एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये इस शहर का अलमिया हो चुका है कि यहाँ किसी भी बहाने बस कत्ल हो जाए, कत्ल कर दिया जाए। अच्छा जी, आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का जो है मैच था आयरलैंड से, और आयरलैंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में भारत ने फातिहाना आगाज़ किया है और आयरलैंड को 97 रन का हदफ आसानी 13वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर भारत ने पूरा कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान भी सर, पहला मैच है पाकिस्तान का, और जिस तरह इंडिया ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है, पाकिस्तान से यही उम्मीदें हमें कि इस तरह इंशाल्लाह फातिहाना आगाज़ होगा, और आप तो दावा कर चुके हैं, बल्कि आपका तो ये है कि जी फाइनल में पाकिस्तान पहुँच रहा है इंशाल्लाह। देखिए, आज की 2 बातें हैं। तो ये है कि पाकिस्तान टीम आज शायद पहुंची है 5000 मील का सफ़र करके। इंडिया न्यूयॉर्क में ही है और ये उसका तीसरा मैच है। एक वैसे पहला है, लेकिन 2 प्रैक्टिस मैच भी खेल चुकी है। न्यूयॉर्क के वेदर से, विकेट से, वहाँ के माहौल से बिल्कुल वो सिंक कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम अभी पहुंची है, उसका रखे गए 5000 मील दूर दराज वगैरह में मैचेस। अब बहरहाल वो उनको प्रैक्टिस का मौका
भी नहीं मिला, लेकिन इंडिया के मैच से पहले खैर मिल जाएगा। और मुझे यकीन है प्रोफेशनल नायब कप्तान पाकिस्तान कोई नहीं है, अहमद वसीम भी अब टीम में शामिल नहीं होंगे। देखिए फर्क पड़ेगा? फर्क तो आज कोहली को जो गेंद लगी है कंधे पे, वो सुनने में आ रहा है अगर वो अनफिट हो गए इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर कोहली वो जो बात कर रहे थे वो कल, इसका मतलब है अगर इंडिया को फर्क पड़ेगा। मैं पाकिस्तान की बात, इंडिया को पूरे टूर्नामेंट में फर्क पड़ेगा। इंडिया के साथ इंडिया को पूरे टूर्नामेंट में फर्क पड़ जाएगा अगर कोहली जैसा बैट्समैन, कोहली नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया का, जैसे खुदा न खाता हमारे किसी ऐसे बैट्समैन को या बॉलर को इंजरी हो जाए तो वर्ल्ड कप के दिनों में तो हमें भी फर्क पड़ेगा। वसीम से फर्क नहीं पड़ा, अहमद वसीम से इतना फर्क नहीं पड़ा, उसके ऑल्टरनेट है, वो कभी टीम में होते हैं कभी नहीं होते, तो उनसे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा। कोहली एक बहुत बड़े बैट्समैन है, उनके कंधे पे गेंद लगी है, पता नहीं किस तरह की इंजरी है, अगर उससे फर्क हो सकता हो। पाकिस्तान का मैच कल है इंशाल्लाह, पाकिस्तान भी ऐसे ही फातिहाना आगाज करेगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अनिस मंसूरी साहब, फातिहाना आगाज की उम्मीदें हम सबको हैं। मैं तो कह रहा था कोहली हो या कोई भी हो, हमारा तो स्लोगन ये होना चाहिए कि तुम अपने बेहतरीन लाओ, हमारे बदतरीन तुम्हें शिकस्त देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो दावा ये होना चाहिए कि जनाब, लेकिन जब हमारे यहाँ पर सिलेक्शंस, हमारे बेहतरीन गए, हमारे यहाँ पर सिलेक्शंस जो है उन पर सवालात हो तो फिर जाहिर है नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो जज्बा ये होना चाहिए कि तुम अपने बेहतरीन लाओ, हम अपने बेहतरीन लाएं, सही है, हमारे बदतरीन तुम्हें शिकस्त दे देंगे। ये तो ये जज्बा तो ये होना चाहिए ना, जज्बा तो ये होना चाहिए, ये तो जज्बा, ये जज्बा होना चाहिए ना। कोई लीडर नजर आता है यार, ये जज्बा होना चाहिए, ठीक है। बात बेहतरीन लाओ, अपने बदतरीन लाएंगे फिर भी तुम्हें हरा देंगे, मतलब ये तो कुछ और है यार। मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ ना यार, ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे, यही तो काम होता है ना कि आप कमाल, आप फन के उस दर्जे पर पहुंच जाएं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अच्छा, अमेरिकन में चूंकि वर्ल्ड कप है और आप दोनों से जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल आपसे, प्रोग्राम का अख्ताम है, कि अमेरिकन टीम में 4-5 मुल्कों के खिलाड़ी मौजूद हैं और जिस तरह मिलके खेल रहे हैं, बड़ा शानदार आगाज़ किया उन्होंने। तो ये आप नहीं समझते इसका बड़ा फ़र्क होता है? यकजहती जब हो, सब एक तरह से, एक ही तरह से जोर लगा रहे हों, इख्लाफात ना हो टीम में, तो रिजल्ट कुछ और आता है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी पहले आप। अमेरिका ने हमेशा इत्तेहाद बना के ही मारा है। तो इत्तेहाद बनाना अमेरिका की सियासत यही रही है कि उसने हमेशा, आप उसके कयाम से लेकर आज तक देख लीजिए, इसीलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और उसने जिन मुल्कों पे जुल्म और सितम की इंतहा की, उन सब पे उसने कभी नेटो बनाया, कभी तो बनाया, कभी क्या बनाया, कभी क्या बनाया। तो ठीक है सर, वो कह रहे हैं इत्तेहाद बना के अमेरिका मारता है और ये नजर आ रहा है क्रिकेट में। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपका खालिस्तान जवाब जो आपने पूछा है मैं उसी ग्राउंड में जवाब दूंगा। अमेरिका ने, यूके वैसे भी अमेरिका में देखा जाए तो कोई एक कौम नहीं बसती, उधर बहुत सारी कौमें, और ज़्यादातर उसको कहते हैं कि हड़जियों का मुल्क है। तो जब उनको क्रिकेट टीम बनानी थी और वर्ल्ड कप होना था, तो वो 2 साल से इस काम में लगे हुए थे। तो जो उनके पास जो प्लेयर हैं वो कोई ऐसे नहीं है जो कल पैदा हो गए और क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें कुछ पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में मौका नहीं मिला, चले गए। साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी जो वहाँ छोड़ के गया, इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज़ का बेहतरीन एक बैट्समैन उनके पास है। फिर जो क्लब क्रिकेट में बहुत अच्छा, देखें किसी मुल्क को 11 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी खेल सकते हैं ना, और मुल्क में होते हैं हज़ारों खिलाड़ी जिनमें टैलेंट होता है। तो उनको उन्होंने जमा किया क्रूज और उसकी ट्रेनिंग कराई, उनका अपना होम ग्राउंड है, तो वो अपसेट कर रहा है, लेकिन छोटी टीम में करेगा। मेरे ख्याल में कोई बड़ा अपसेट नहीं कर पाएगा, मकसद वो सुपर के जो मॉडल है, सुपर 6 के या 8 के, उसमें नहीं जा पाएगा, उसमें नहीं जा पाएगा। लेकिन आप दोनों इस बात पे तो मुत्तफिक हैं, उस बात के बाद ड्रिंक के कि पाकिस्तान 15 साल बाद दोबारा आलमी चैंपियन बन जाएगा। मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इस बार 2009 के बाद पहली बार, दूसरी बार होगा ज़ाहिर है आलमी चैंपियन पाकिस्तान T20 बनेगा। आप भी पुर उम्मीद हैं? मैं बिल्कुल पुर उम्मीद हूँ, अमेरिकन इत्तेहाद के बावजूद। देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे इत्तेहाद देखे हैं और उन इत्तेहादों को कभी वियतनाम में, कभी अफगानिस्तान में हमने शिकस्त दी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात सही कर रहे हैं सर। वियतनाम में भी? वियतनाम में नहीं दी है ना, वियतनाम में इंसान तो है ना यार, आप इंसानों को अलग क्यों करते हैं? और उन्होंने उस वक्त की सुपर पावर, जबरदस्ती क्रेडिट तो नहीं ले रहे आप? या वाकई नहीं, मैं तारीख बता रहा हूँ। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी शिकस्त दी है, 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दी है अफगानियों ने। ज़ाहिर सी बात है, अफगान हमारे भाई और हमने उनको भरपूर साथ दिया था, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं कोई आपको कोई स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा, एक आम बात बता रहा हूँ जो दुनिया की 50 किताबों में छप चुका है।
50 किताबों में छप चुका है जी, और वर्ल्ड कप के लिए ज़ाहिर है पुरुमीद पूरी कौम की तरह हम सब कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के फाइनल में न सिर्फ पहुंचेगा बल्कि शिकस्त भी देगा फाइनल में। और लेकिन जो इंडिया के हवाले से बात हो रही है तो उसमें अनीस मंसूरी साहब कह रहे हैं अगर मगर की बात होगी, लेकिन पुरुमीद है नवेज़ ज़ुबैरी साहब वो कह रहे हैं अगर मगर नहीं होगा पाकिस्तान ज़रूर पहुँचेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें जी दी इजाज़त, मौलाना की बात।